13 जून की सुबह विश्व राजनीति के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ लेकर आई है। इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला कर वहां के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया और इस्लामिक कट्टरता के केंद्र पर एक ऐसा वार किया जिसने न केवल ईरान बल्कि पूरे मध्य पूर्व को झकझोर दिया है। यह हमला सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि उस विचारधारा पर था जो आतंक, विस्तारवाद और परमाणु ताकत के सहारे वैश्विक अस्थिरता फैलाने की फिराक में है। इजरायल की यह कार्रवाई किसी शक्ति प्रदर्शन का परिणाम नहीं थी, बल्कि एक जरूरी और बहुत समय से लंबित कदम था। वर्षों से ईरान वैश्विक समुदाय को धोखा देते हुए अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था, पश्चिमी देशों से समझौते करते हुए, लेकिन पीछे से यूरेनियम संवर्धन की रफ्तार तेज रखकर वह जिस उद्देश्य की ओर बढ़ रहा था वह कोई ऊर्जा विकास नहीं बल्कि सीधे सीधे इस्लामिक आतंकवाद के लिए परमाणु छाया तैयार करना था। इजरायल वर्षों से चेतावनी देता रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा और आज नेतन्याहू ने अपने शब्दों को सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने उसे कार्य रूप में भी बदल कर दिखाया। टारगेटेड ऑपरेशन के जरिए न सिर्फ परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया बल्कि सैन्य ठिकानों को भी नष्ट किया गया। यह कार्रवाई उस आत्मरक्षा सिद्धांत की जीवंत मिसाल है जो हर स्वतंत्र राष्ट्र को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपनाना चाहिए। ईरान पर यह हमला ऐसे समय हुआ जब विश्व राजनीति फिर से ध्रुवीकृत हो रही है। एक और लोकतांत्रिक राष्ट्र है जो कानून, पारदर्शिता और वैश्विक शांति में विश्वास रखते हैं, तो दूसरी ओर ईरान जैसे तानाशाही इस्लामिक देश जो अपने धार्मिक कट्टरवाद के नाम पर हर तरह की आतंकी गतिविधि को समर्थन और संसाधन प्रदान करते हैं। हिजबुल्लाह, हमास, हौती विद्रोही, इन सब का केंद्र बिंदु ईरान ही है और अब यह कट्टरता परमाणु शक्ति से लैस होकर विश्व को एक नए संकट की ओर धकेल रही थी। इस घटनाक्रम में अमेरिका का रुख व्यवहारिक रहा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ किया कि अमेरिका इस हमले में शामिल नहीं है, लेकिन उसने इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता दी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह हमला किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बल्कि एक संप्रभुता राष्ट्र और अपने अस्तित्व और सुरक्षा की रक्षा हेतु उठाया गया जरूरी कदम था। अब सवाल यह उठता है कि क्या ईरान पलटवार करेगा? बिल्कुल करेगा और यही उसकी परंपरा रही है, मगर इस बार उसे समझना होगा कि यदि वह मिडिल ईस्ट को युद्ध क्षेत्र बनाता है तो वह सिर्फ इजरायल ही नहीं बल्कि पूरे सभ्य विश्व से टकरा रहा होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद सिर्फ बमों या बंदूकों से नहीं फैलता, यह विचारधारा से फैलता है और ईरान की कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा शिया कट्टरता के रूप में पूरे मिडिल ईस्ट में नफरत, हिंसा और युद्ध को बढ़ावा देती रही है। अब समय आ गया है कि दुनिया इस पाखंड को रोके। यह बहाना कि धार्मिक राष्ट्र अपनी रक्षा कर रही हैं, यह असल में वैश्विक आतंकवाद के लिए मंच तैयार करना है। इजरायल का यह साहसिक कदम केवल एक हमले की खबर नहीं है, यह एक संदेश है कि आतंकवाद, चाहे वह किसी मजहब की आड़ में हो या राष्ट्रवाद की नकाब में, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह एक चेतावनी है उन सभी तानाशाहों के लिए जो लोकतंत्र को चुनौती देकर मानवता पर आघात करते हैं। इजरायल ने दुनिया को यह दिखा दिया कि शांति की रक्षा करने के लिए कभी कभी युद्ध जरूरी होता है। अब यह बाकी दुनिया पर निर्भर है कि वह साहसी राष्ट्र के साथ खड़ी होती है या चुप रहकर आतंकवादियों को बढ़ावा देती है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते युद्ध के साए ने दुनिया भर में तेल की कीमतों को अचानक आसमान पर पहुंचा दिया है। शुक्रवार तड़के इजरायल ने ईरान पर भीषण हमला किया। इसके बाद से ही पूरी दुनिया के बाजारों में जैसे खलबली सी मच गई और सबसे पहले इसका असर पड़ा है कच्चे तेल की कीमतों पर। हम आपको बता दें कि हमले के तुरंत बाद ही कच्चे तेल की कीमतों में एक दिन में 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $4.60 यानी कि 6.63% बढ़कर $73.96 प्रति बैरल पहुंच गया है, जो कि जनवरी के बाद सबसे ऊंचा आंकड़ा है। वहीं अमेरिकी क्रूड WTI $4.99 या 7.33% की छलांग लगाकर $73.03 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। ये वृद्धि फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से एक दिन में सबसे बड़ी है।
अब सवाल उठता है कि युद्ध और तेल की कीमतों में क्या संबंध है। दरअसल तेल की आपूर्ति और कीमतों का सीधा रिश्ता मध्य पूर्व की स्थिरता से है। यह क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक और निर्यातक क्षेत्र है। जब यहाँ युद्ध छिड़ता है या तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले आशंका होती है कि तेल की सप्लाई को बाधित हो सकती है और यहीं से शुरू होती है कीमतों की उछाल। विशेष चिंता का विषय है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो एक बेहद संवेदनशील समुद्री रास्ता है। यहाँ से हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल और 8 करोड़ क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस दुनिया भर में भेजी जाती है। इस इलाके पर ईरान का नियंत्रण है और वो पहले भी इस रास्ते को बंद करने की धमकी देता रहा है। अगर ईरान ने इस बार भी वास्तव में हॉर्मुज की खाड़ी को बंद किया तो इसका सीधा असर एशिया, अमेरिका और यूरोप तक फैले बाजारों पर होगा। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत, जो अपनी 85% से ज्यादा तेल जरूरत के लिए आयात पर निर्भर है, सीधे तौर पर प्रभावित होगा। इससे न सिर्फ पेट्रोल डीजल ही महंगे होंगे, बल्कि यातायात, परिवहन, उद्योग और रोजमर्रा की वस्तुएं भी महंगी हो सकती हैं। तो अब साफ है कि युद्ध के सिर्फ बम नहीं गिरते हैं, बल्कि उसकी चिंगारी से जलता है आपका बजट भी। अगर तनाव बढ़ा तो जवाबी हमला हुआ तो यह संकट और भी गहराने वाला है। अब जो खबर हम आपको बताने जा रही हैं वो हर देशभक्त के सीने में जोश भर देगी और दुश्मनों की रूह तक को हिला देगी। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये है न्यू इंडिया की वो शौर्य गाथा जिसे लिख रही है हमारी सेना, हमारे वैज्ञानिक और हमारे देश के हर हाथ ने जो अब रक्षा उपकरण बनाकर मेड इन इंडिया की मोहर दुनिया को दिखा रहा है। जिस आत्मनिर्भरता की नींव दशकों पहले पड़ी थी, वह अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तूफानी रफ्तार पकड़ चुकी है। बीते 11 सालों में भारत ने जो किया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यही नहीं, 2023-24 के मुकाबले 12.04% की छलांग के साथ भारत ने 2,539 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई की है। और लक्ष्य क्या है? 2029 तक 50,000 करोड़ का निर्यात। अब भारत किसी पर निर्भर नहीं है। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट के तहत भारत ने विदेशी हथियारों की खरीद पर लगाम कस दी है और अब हम खुद अपने हथियार बना रही हैं। आज भारत की रक्षा गलियारों में सिर्फ गोला बारूद की गूंज नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया की हुंकार सुनाई देती है। सरकारी कंपनियां हो या निजी कंपनियां, सभी ने मिलकर भारत की सैन्य ताकत को नई ऊंचाई दी है। 2024-25 में डीपीएस यूएस ने 8,389 करोड़ रुपए और निजी कंपनियों ने 15,233 करोड़ रुपए का निर्यात किया। पिछले साल के मुकाबले डीपीएस यूएस का प्रदर्शन 42.85% बढ़ा है। यानी अब सरकारी संस्थाएं भी व्यापार के मैदान में तेजी से अब दौड़ रही हैं। अब केवल हम खरीदार नहीं हैं, 80 देशों के विक्रेता बन चुके हैं। अमेरिका और फ्रांस जैसे दिग्गज देश जो खुद बड़े निर्यातक हैं, अब भारत से हथियार मंगवा रही हैं। अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया भारत के शीर्ष ग्राहक अब बने हैं। भारत के रक्षा उत्पादकों की गूंज अब अफ्रीका से लेकर यूरोप और एशिया तक फैल चुकी है। पिछले 10 सालों में रक्षा उत्पादन 174% तक बढ़ा है। 2014-15 की बात करें तो 46,429 करोड़ से बढ़कर 2023 और 24 में 1,27,265 करोड़ रुपए। अब 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का टारगेट है और यकीन मानिए यह भारत जरूर हासिल करेगा, क्योंककि अब यह सिर्फ एक सपना नहीं, संकल्प है। जो देश अब तक भारत को कमजोर समझते थे, उन्हें अब समझ लेना चाहिए कि अब का भारत 1962 वाला भारत नहीं है। ये डिफेंस इंडिया है जो खुद हथियार बना भी सकता है और चला भी सकता है। अगर कोई दुश्मन भारत की ओर आंख उठाएगा तो उसे वही मेड इन इंडिया मिसाइलों से जवाब मिलेगा जिसे हमने खुद बनाया है। डीआरडीओ का रुद्रम 4 आने वाला है और पाक चीन का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त होने वाला है। तो अब वक्त है गर्व से कहने का, जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। मेक इन इंडिया अब ब्रांड नहीं, भारत की पहचान है।
चीन जो खुद को सुपर पावर समझता है, उसकी फजीहत म्यांमार की जमीनी हकीकत ने उजागर कर दी है। म्यांमार में जिस फाइटर जेट को लेकर चीन फूला नहीं समा रहा था, उसी जेट को गुरिल्ला लड़ाकू ने मशीन गन से आसमान से जमीन पर गिरा दिया है। जी हां, सिर्फ एक 50 कैलिबर की M2 ब्राउनिंग मशीन गन से म्यांमार के विरोधी गुटों ने चीन के बनाए उस लड़ाकू विमान को उड़ा दिया, जिसकी कीमत 72 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये वही चीन है जो दुनिया भर में हथियार बेचकर अपनी ताकत की डींगे हाँकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर उसका बनाया फाइटर जेट मशीन गन की गोलियों से ही ध्वस्त हो सकता है, तो फिर उसके हथियारों की गुणवत्ता कितनी खोखली है। क्या पाकिस्तान जैसे देश भी सोचेंगे कहीं वो भी कबाड़ खरीदे तो नहीं रहे हैं। म्यांमार की सेना को चीन के हथियारों पर कितना भरोसा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बमबारी के लिए उन्हीं चीन जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब जमीन पर लिबरेशन आर्मी के सिपाही डटे हों तो आसमान से भी हमला बेअसर हो जाता है। 4 जून की सागाइंग के पाले टाउनशिप में चल रही लड़ाई में जैसे ही सेना ने फाइटर जेट से बमबारी शुरू की, पीएलए के जाबाजों ने अपने पुराने लेकिन भरोसेमंद हथियार से उन्हें ध्वस्त कर दिया। इस घटना ने सिर्फ म्यांमार की लिबरेशन आर्मी की ताकत ही नहीं, बल्कि चीन की फर्जी सैन्य महाशक्ति की पोल भी खोल दी है। पीएलए के पास ना कोई एयर डिफेंस सिस्टम है और ना ही कोई मिसाइल है, फिर भी उन्होंने साबित कर दिया कि जज्बा हो तो किसी भी महाशक्ति को झुका सकते हैं। और चीन ना तो उसने इस घटना पर कोई बयान दिया, ना म्यांमार की सेना ने चुप्पी साफ बता रही है कि यह वाकई एक करारा तमाचा है चीन की सैन्य प्रतिष्ठा पर। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई थी कि चीन ने पहले भी विरोधी गुटों पर दबाव डालकर कब्जाई हुई जमीन खाली करवाई थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब म्यांमार की जमीन पर चीन की नहीं, उसके हथियार गिराए जा रहे हैं। इस घटना ने दुनिया को एक बार फिर याद दिलाया है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, हिम्मत और रणनीति से जीता जाता है। म्यांमार की लिबरेशन आर्मी ने चीन को बता दिया है कि वो अब कठपुतली नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ म्यांमार की आजादी की नहीं है, बल्कि उन देशों के लिए सबक है जो चीन के सस्ते और खोखले हथियारों के जाल में फंसने को तैयार बैठे हैं। चीन संभल जा, अब तेरे बनावटी साम्राज्य की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। प्यू रिसर्च सेंटर की हालिया रिपोर्ट ने वैश्विक जनसांख्यिकी में एक गंभीर बदलाव को उजागर किया है, जो न केवल आंकड़ों का खेल है, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को गहरे रूप से प्रभावित करने वाला सच है। 2010 से 2020 के बीच मुस्लिम जनसंख्या में 21% की वृद्धि हुई, जो वैश्विक औसत से दुगनी है। आज दुनिया का हर चौथा व्यक्ति मुस्लिम है और उनकी वैश्विक हिस्सेदारी 26% तक पहुंच चुकी है। दूसरी ओर हिंदू आबादी में 0.1% की कमी दर्ज की गई। 2010 में 15% थी और 2020 में 14.9% रह गई। यह गिरावट भारत जैसे हिंदू बाहुल्य देशों के लिए खतरे की घंटी है, जहां हिंदू आबादी 2001 के 80.5% से घटकर 2011 में 89.8% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी 13.4% से बढ़कर 14.2% हो गई है। यह जनसांख्यिकीय बदलाव केवल संख्याओं तक सीमित नहीं है। उत्तरी अमेरिका में मुस्लिम आबादी 52% की वृद्धि के साथ 59 लाख तक पहुंच गई है, जो धर्मांतरण, आप्रवासन और उच्च प्रजनन दर का परिणाम है। उपसहारा अफ्रीका में 34% और यूरोप में आप्रवासन के कारण 0.7% की वृद्धि देखी गई है। एशिया प्रशांत क्षेत्र, जहां इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश हैं, मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके विपरीत हिंदुओं की स्थिति चिंताजनक है। भारत और नेपाल ही 2 देश हैं जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, जबकि मॉरिशस में 48% और अन्य देशों में हिंदू आबादी नगण्य है। दूसरी ओर 48 देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, जिनमें 32 देशों में 90% से अधिक आबादी इस्लाम को मानती है। यह असंतुलन हिंदू संस्कृति और पहचान के लिए खतरा है। भारत में हिंदू आबादी की लगातार गिरावट और मुस्लिम आबादी की तेज वृद्धि सांस्कृतिक वर्चस्व को कमजोर कर रही है। 1991 में 82.4% हिंदू आबादी 2011 तक 89.8% हो गई।
जबकि मुस्लिम आबादी 11.7% से बढ़कर 14.2% हो गई है। यह प्रवृत्ति न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर को खतरे में डाल रही है, बल्कि सामाजिक एकता और राष्ट्रीय पहचान पर भी सवाल उठा रही है। नेपाल में भी हिंदू और बौद्ध आबादी घट रही है, जबकि मुस्लिम और ईसाई आबादी बढ़ रही है। इस बदलाव के पीछे कई कारण हैं। मुस्लिम समुदाय में उच्च प्रजनन दर, आप्रवासन और धर्मांतरण की जो रणनीतियां हैं वह प्रमुख हैं। इसके विपरीत हिंदू समुदाय में जागरूकता की कमी, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपनी पहचान को कमतर आंकना और सामाजिक आर्थिक चुनौतियां इस गिरावट को बढ़ावा दे रही हैं। यह समय है हिंदू समाज अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करे, शिक्षा और संगठन के माध्यम से एकता स्थापित करे और अपनी जनसंख्या को स्थिर करने के लिए रणनीतिक कदम उठाए। सरकार और सामाजिक संगठनों को भी हिंदू संस्कृति के संरक्षण के लिए नीतियां बनानी होगी। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो हिंदू पहचान वैश्विक स्तर पर और भी सिकुड़ सकती है, जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सांस्कृतिक विविधता के लिए नुकसानदायक होगा।